नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था और देश के नागरिकों को नए कानूनी और संवैधानिक अधिकार मिले थे। इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे अंगीकार कर लिया गया था। इसे संविधान सभा की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसी ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देने के लिए संविधान लागू करने की तारीख भी 26 जनवरी को ही चुना गया था। हम आपको बता दें कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का वर्ष होने के कारण इस बार का गणतंत्र दिवस भी वंदे मातरम की थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार भारतीय सशस्त्र बल 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड के दौरान ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता से विजय शीर्षक से एक त्रिपक्षीय झांकी प्रस्तुत करेंगे। ये झांकी राष्ट्र के विकसित सैन्य सिद्धांत का एक सशक्त और आधिकारिक प्रतिनिधित्व होगी, जो सटीकता, एकीकरण और स्वदेशी श्रेष्ठता की और निर्णायक परिवर्तन का प्रतीक है। और ये झांकी तीनों सेनाओं के तालमेल की गतिशीलता और सिलसिलेवार चित्रण के जरिए इस कहानी को जीवंत करती है। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग है, थोड़ा सा नवीनता लिए हुए है। आपका क्या कहना है केवी प्रसाद जी? जी प्रतिबिंब जी, एक तो आपको और हमारे सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हम सब जानते हैं 77वां गणतंत्र दिवस है और आपने जैसे व्याख्यान किया था कि इसके पीछे ऐतिहासिक बड़ा है 1950 से जब ये हुआ शुरू, और तब से ही ये परंपरा चली है कि हम अपने देश की शक्ति, जो कि सैन्य शक्ति और अन्य विरासत है और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम पूरे विश्व पटल पर रखते हैं। तो ऐसे समय पे हम बताते हैं कि, और जब ये हमारे सामने ये परेड निकलती है तो अपने आप को महसूस करते हैं कि भारत ने कितनी प्रगति की है। जब अंग्रेजों से, जैसे आपने कहा कि जब गुलामी से हम हटे, अपने स्वतंत्रता पाई, तब से लेकर किस तरह देश ने लगातार और निरंतर आगे की ओर कदम रखा। और जैसे अब हमने लक्ष्य साधा है कि 2047 तक विकसित भारत की तरफ अग्रसर है, तो ये सब इसमें रोज, जिसे हम कहते हैं रोज जीते भी हैं, रोज इस पे चलते हैं, लेकिन इसकी एक झांकी आज प्रस्तुत होती है, जो कि अब से थोड़ी देर बाद पूरे देशवासियों के सामने और विश्व में दिखाई जाएगी। प्रतिबिंब जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवी प्रसाद जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है और ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इसमें दिखाई जाएगी। ये कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमने पूरा देखा है कि मई में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और सिर्फ 23 मिनट में जिस तरह हमारे भारतीय सेना ने अपना पराक्रम पूरे विश्व पे दिखाया था और किस तरह से उसको दर्शाया। और जैसे इस बारी परेड की खासियत यही बताई जा रही है, जो विशेष वो है कि जो हमारे बैटल फॉर्मेशंस होते हैं, जिस तरह से, यानी कि जो हमारी सेनाएं चलती हैं युद्ध की तरफ, युद्ध की स्थिति में, उस फॉर्मेशन की उसका एक दर्शाया जाएगा, ताकि लोगों को अंदाज रहे कि जब हमारी सेना भारत की सुरक्षा के लिए जब अग्रसर होती है तो किस तरह से वो निकलती आगे। वो एक इस बारी इसकी विशेष झांकी है। और तो मेरे के लगता है कि इसलिए भी वो जरूरी है कि सिंदूर के बाद एक नया जिसे कहते हैं, कहा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भारत की तरफ से, भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, तो उसके बाद भारत को और पूरे देशवासियों को इस पे एक जैसे आज जो है दिखाया जाएगा कि कैसे हमारे भारत के वीर सेनानी इस पे काम करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शुभमोय भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हैं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर शुभमोय, जैसा कि मैं पूछ रहा था केवी प्रसाद जी से और उन्होंने उत्तर भी दिया कि इस बार का गणतंत्र दिवस काफ़ी नवीनता लिए हुए है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। आप किस रूप में देखते हैं? गणतंत्र दिवस हर साल सिर्फ थोड़ा ही बदलने, थोड़ा भारत जैसे उभरते देश में इसकी महत्व इसलिए है क्योंकि ये हर साल बहुत सारे जो पिछले साल की जो उपलब्धियां हैं उन सबको समेट कर लाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज है क्योंकि विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन एक देश के लिए कि अपनी एकता, अपनी अखंडता और साथ में अपनी प्रगति का, इन तीनों चीजों का जो तालमेल दिखाने का मौका मिलता है गणतंत्र दिवस में, वो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन रहता है देश के सारे जनता के लिए। तो उसी तरह से जैसे आप कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, उसी तरह से आप देखेंगे जब भारत में पिछले साल जो ये दुनिया भर में जो काफी जो उथल पुथल हुआ है, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय गणतंत्र में जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, साथ में जो नए नए टेक्नोलॉजी जैसे वाटर कंजर्वेशन, AI, इन सभी चीजों में भारतीय कितना हद तक आगे बढ़ा है उसका एक अनूठा छवि प्रकाश किया जाता है इस गणतंत्र दिवस में। और इसलिए ये गणतंत्र दिवस में सिर्फ मिलिट्री परेड ही नहीं, साथ में जो मिनिस्ट्रीज के और राज्यों के जो झांकियां प्रस्तुत किया जाता है वो उसी दिशा में रहता है। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे आईएनबी मिनिस्ट्री का वेव्स एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा था अपने इंडियन ऑडियो सॉफ्ट पावर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, उसका चित्रण किया जाएगा। उसी तरह से दूसरे मिनिस्ट्रीज के वाटर कंजर्वेशन या बाकी सारी चीजों में जिस कितने सारे कदम लिए गए हैं, उन सभी चीजों का एक लोगों के सामने एक जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट, अट्रैक्टिव और रैपिड प्रेजेंटेशन के जरिए बहुत कुछ एग्जाम मतलब लेसन्स सामने प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृता चौरसिया भी जुड़ गई हैं। अमृता, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया गणतंत्र दिवस, नई सुबह, नई ताजगी। बिल्कुल, नया सवेरा, नई सुबह, नया सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। शुक्रिया प्रतिबिंब। भारत के 77वें गणतंत्र वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ मैं अमृता चौरसिया स्वागत करती हूं आप सभी का संसद टीवी पर। देश का गणतंत्र, जो वो दिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित हुआ, यानी आजादी को संस्थागत दिशा, कानून का आधार और जनता की सर्वोच्चता मिली। इस वर्ष की सबसे खास बात गणतंत्र समारोह की केंद्रीय थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। ये थीम परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और झांकियों में उस राष्ट्रीय गीत के भाव को केंद्र में रखती है जो स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और राष्ट्र प्रेम की पहचान रहा है। कर्तव्य पथ पर इस बार समारोह का स्वरूप और भी व्यापक है। मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन की उपस्थिति भारत की वैश्विक साझेदारियों का भी संकेत देती है। परेड में भारतीय सेना पहली बार बैटल एरे फॉर्मेट में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी और 30 झांकियां कर्तव्य पथ से गुजरेगी और करीब 2500 कलाकार और सांस्कृतिक प्रस्तुति में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि परंपरा और जनभागीदारी दोनों एक साथ प्रतिबिंब। जी हाँ, और हम बता दें कि उपराष्ट्रपति ने जो है गणतंत्र दिवस की पूरे देश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ कहा है एक बार देख लेते हैं उपराष्ट्रपति ने। जी हाँ, ट्वीट करके यानी कि अपना संदेश पोस्ट करके जो है उपराष्ट्रपति ने शुभकामना संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है आप देख सकते हैं।
जी हां, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों और प्रवासी भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों और प्रवासी भारतीयों भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत को एक जीवंत गणतंत्र के रूप में मना रहे हैं, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के शाश्वत आदर्शों पर आधारित है। ये दिन न केवल हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और सोच को श्रद्धांजलि है, बल्कि नागरिकों के रूप में हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भी एक गंभीर पुष्टि है, ताकि हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें जो इसमें निहित है। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की उल्लेखनीय उपलब्धियां, हमारे संस्थानों की ताकत, हमारे लोगों के लचीलेपन और समर्पण और विकसित भारत एट 2047 की ओर मार्च में हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। ये गणतंत्र दिवस हम सभी को एकता को मजबूत करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और हमारे प्यारे गणतंत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम तरफ से शुभकामनाओं का संदेश, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत की आन, बान और शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। और इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि प्रिय देशवासियों, 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे संविधान के लागू होने के स्मरण के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और जनशक्ति में भारत के अटूट विश्वास का उत्सव भी है। जी हाँ, हमारा संविधान न केवल शासन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है। संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा है, जो विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। इसी संविधान के मार्गदर्शन में हमने लोकतांत्रिक यात्रा में तमाम चुनौतियों का समाधान करते हुए देश का समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने अपने समर्पण और दूरदर्शिता से महान भारत की सुदृढ़ नींव का निर्माण किया है। जी हाँ, दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर शुभमोय भट्टाचार्य जी और केवी प्रसाद जी। केवी प्रसाद जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब ने जो है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, और शुभकामनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इस गणतंत्र दिवस को हम 150 वर्ष वंदे मातरम के मनाए जाने के आलोक में इस बार मना रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी बिल्कुल, जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले एक वर्ष से वंदे मातरम को के लिए जो भारत सरकार की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम किए गए, और उसके साथ ही अभी संसद में भी उसके ऊपर चर्चा हुई, और साथ ही साथ अब आज हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस, उस पे उस मेला में भी हम उस पे एक तरह से स्पॉटलाइट रख रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और हम सब जानते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बचपन से स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों में इसका हम उच्चारण करते आए हैं और इसको गाते रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो जैसे शुरुआत में भी और प्रारंभ में बात हुई हमारी आपकी, कि ये हमारी एक राष्ट्रीय धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको संभाले रखना और इसको आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ नई पीढ़ी को इसके बारे में बताना कि ये कैसे हमारे साथ, जिससे ये पूरी प्रेरणा रहा। जैसे कि जानते हैं, जब संसद के सत्र में जब ये इस पे विशेष चर्चा हुई, विभिन्न जो हमारे सांसदों ने इस पे बात रखी थी कि कैसे ये एक राष्ट्रीय गीत जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता रहा है, और तभी से लेकर इसको हम आगे लेके चलते रहे।
और भारत के संविधान के वक्त जब हम भारत की जो संसद थी जब तैयारी कर रही थी कि नए राष्ट्र के निर्माण में, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के लिए एक विशेष स्थान रखा गया प्रतिबिंब जी, और इसलिए आज के दिन इसको फिर से सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसकी जो प्रासंगिकता है वो कितनी महत्वपूर्ण है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि ये पूरी थीम पर ही इस बार गणतंत्र दिवस को आधारित किया गया है। प्रोफेसर शुभमोय भट्टाचार्य जी, आज का दिन जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम गणतंत्र हैं, हम परातंत्र की बेड़ियों में नहीं जकड़े, हम स्वशासन के साथ हैं और हमारा अपना संविधान है, अपना कानून है, अपनी नीतियाँ हैं, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गणतंत्र का व्यावहारिक अर्थ। भारत वो देश जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत डेमोक्रेसी में गिना जाता है, पूरे विश्व के लिए भी भारत का ये गणतंत्र जो 77 वर्ष अपना मना रहा है, किस तरह का संदेश देता है? बहुत ज्यादा। आप ये गौर करेंगे कि ये गणतंत्र दिवस उस साल आ रहा है जब साल के शुरुआत में ही डेवोस में सारे देशों के जो राष्ट्रप्रधान एकत्रित हुए थे, बिजनेस लीडर्स एकत्रित हुए थे, सबके मन में ये चिंता सबसे बड़ा रहा है कि पूरे विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एक देश से दूसरे देश का जो संपर्क की एक नीति जो स्थापना की गई, इन सब का कहां तक दुनिया में इसका पोजीशन रहेगा जी। क्योंकि इन सारी चीजों पर आपने जिन सारे बिंदुओं के आपने अभी चर्चा किए, उन सारे बिंदुओं पर अभी काफी वार चल रहा है दुनिया में। और उस कंटेक्स्ट में हम जब कह रहे हैं हमारे गणतंत्र दिवस में कि हम एक संवैधानिक सिस्टम में, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर में हम विश्वास करते हैं, विश्वास ही नहीं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं बड़े शोर से, बड़े गर्व से, तो वो एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा सिंबल है दुनिया के लिए। क्योंकि हम बता रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह से ही चलना चाहिए। अभी जैसे हमारे आज के गणतंत्र दिवस में आप देखेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि EU के प्रेसिडेंट एंड यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंड यूरोपियन कमिश्नर दोनों ही उपस्थित रहेंगे। और इनके सब भारत के साथ यूरोप का ये बहुत बड़ा, जिसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स का आ रहा घोषणा आज या कल के अंदर, बेसिकली कल तक घोषणा किया जाएगा। ये सिर्फ सांकेतिक नहीं, ये बहुत बड़ा एक अफर्मेशन है ऑफ रूल्स बेस्ड ऑर्डर का। और इसीलिए आज का जो गणतंत्र पर्व है वो हमारे लिए, क्योंकि हम तो मान के चलते हैं भारत में कि इसी तरह से ही हम हमारा भारत के जो सारे प्रक्रिया हैं वो उसी तरह से चलेंगे। अभी कुछ दिनों में जैसे पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में डिबेट होंगे, उसमें बजट पारित होगा। ये एक सभ्य नेशन का एक सिस्टम है, एक स्टेटस है, एक गरिमा है ये। लेकिन ये चीज बहुत सारे देशों में ये जिसे कहते हैं अंडर असॉल्ट आ चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले यूएसए ने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज से वो पीछे हट गए हैं। वो कोई रास्ता नहीं है, वो कोई दुनिया को आगे ले जाने वाली कोई संभावना नहीं दिखाते हैं। उल्टा एक जिसे कहते हैं माइट इज राइट वाली एक स्थिति का फिर से कायम करने का एक अद्भुत पोजीशन क्रिएट करते हैं, जो दुनिया के डेवलपमेंट के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, किसी के लिए भी अपने कामकाज में जुटने के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इस साल का गणतंत्र दिवस का मैं मानता हूं बहुत बड़ा महत्व है कि हम फिर से बता रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे स्वाधीनता का ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा एक रोल था, साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने जो उपलब्धियां किया है वो इसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चलते हुए ही दिखाया गया है। आज जैसे फॉर इंस्टेंस PM स्वनिधि बेनिफिशियरीज को या गंगा प्रहरी को जो सच में काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, उन सभी को इनवाइट किया गया है। वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। राजपथ पर उनकी चेहरा देखकर लोगों को भरोसा आएगा कि हाँ, हमारे देश में सिस्टम्स और प्रोसेस से स्ट्रीट वेंडर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हमारे साथ, हमारे रिपब्लिक डे के वो भी एक अचूक, एक बहुत बड़ा रेस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है। ये सब चीजें बहुत मायने रखते हैं दुनिया में
और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, हम सिर्फ पुरानी बातें नहीं, हम आगे की बातों, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब यह है कि आगे चलने वाले, अभी ये हैं हमारे न्यू फ्रीडम फाइटर्स, ये हैं हमारे न्यू डायरेक्शन फाइंडर्स, जैसे गंगा प्रहरी, जो हर जगह पे गंगा में पोल्यूशन को रोकने के लिए भारत के ऑल द जितने सारे रैपियंस जगह पे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनके काम को इजहार किया जाएगा आज के रिपब्लिक डे में। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म्स है। जी केवी प्रसाद जी, ये जो कहा यहाँ पर शुभमोय भट्टाचार्य जी ने कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी से अपने नाते तोड़ रहा है अमेरिका, लेकिन एक पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण भारत नए मार्ग, नई राहें खोजने का प्रयास भी कर रहा है, और यूरोपीय संघ के साथ जो हमारी प्रगाढ़ता लगातार बढ़ रही है और एफटीए की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या आप उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम मानते हैं? जी प्रतिबिंब जी, एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जैसे सुगमोय जी ने भी बात की, हमारी यूरोपीय संघ अपने आप में एक बहुत उभरा हुआ एक विकसित प्रांत है, और इसमें 20 से ज्यादा 30 के लगभग राष्ट्र जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े काफी सारे। तो वो अपने आप में, जैसे हम कहते हैं, एक कॉन्टिनेंट है वो यूरोप। तो उसके साथ भारत जैसे विशाल देश का एक नए संधि की तरफ बढ़ना, और उस वक्त जबकि विश्व में पूरा उथल पुथल चल रही है, तो जैसे सुगमोय ने बात रखी कि एक नई दिशा देने के लिए हम अग्रसर हैं। उसमें दिखा रहे हैं कि अगर दो विरासतें, और जिस तरह से दो राष्ट्र, चाहे यूरोपीय राष्ट्र से, यूरोपीय संघ से और भारत राष्ट्र मिलकर काम करें, हम अपने जानते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, और यूरोप में भी कई सारे लोग जुड़ते हैं। तो विकास की ओर जो दोनों की प्राथमिकताएं हैं वो ठीक है। यूरोप में कई राष्ट्र हैं जो बहुत ज्यादा विकसित हैं, और कुछ हमारी तरह विकसित विकासशील की ओर है। तो सबके ऊर्जा जब इकट्ठी हो जाती है, जब सब हो जाता है, तो आप एक नई दिशा तलाश ही नहीं रहे, नई दिशा दिखा रहे हैं विश्व को कि ठीक है। ऐसे होकर जब एक बड़ा राष्ट्र जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बहुत अब मानता था, अपने आप पे डेमोक्रेसी और उसकी राइट्स के लिए, और दुनिया भर में रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता था, आज लोग उसी से अचंभित हैं कि वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहाँ गया। तो ऐसे में यूरोपीय संघ और भारत का एक साथ आना एक बहुत बड़ा संकेत है विश्व को कि अगर जैसे कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी हाँ, और एक तरफ जो है हमने संदेश जो हैं सुबह सुबह प्रेषित किए। उपराष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर अपना शुभकामना संदेश दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, लोकसभा अध्यक्ष ने दिया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी परंपरा का निर्वाह करते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देश की अहम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने नागरिकों से एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने वाले भारत के लिए मिलकर काम करते हुए एकता, समावेशिता और मजबूती को बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने देश के विकास में महिला शक्ति के साथ ही प्रवासी भारतीयों के योगदान का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में नारी शक्ति का जिक्र किया और कहा कि हमारी महिलाएं लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ रही हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिला क्रिकेट और शतरंज में भारत की जीत को बढ़ते दबदबे का प्रतीक बताया और कहा कि महिलाएं भारत के पूरे विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर जमीनी स्तर पर विकास को एक नया रूप, नया आयाम दे रही हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को आदिवासी कल्याण और किसानों के सशक्तिकरण पर सरकार के फोकस पर जोर दिया और बताया कि नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत 6 करोड़ से ज़्यादा स्क्रीनिंग की गई है। लगभग 1.4 लाख छात्र एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनमें से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ, हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने।
26 जनवरी 1950 के दिन से हम अपने गणतंत्र को संवैधानिक आदर्श के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिन हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि उपनिवेश के विधि विधान से मुक्त हुई और हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य अस्तित्व में आया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीयता की भावना तथा देश की एकता को संवैधानिक प्रावधानों का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र का एकीकरण किया। पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कृतज्ञ देशवासियों ने उत्साहपूर्वक उनकी 150वीं जयंती मनाई। उनकी 150वीं जयंती के पावन अवसर से जुड़े स्मरण उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जनमन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। राष्ट्रीयता के महाकवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल भाषा में वंदे मातरम येनवम अर्थात हम वंदे मातरम बोले इस गीत की रचना करके वंदे मातरम की भावना को और भी व्यापक स्तर पर जनमानस के साथ जोड़ा। प्रोफेसर सुबुमोय, यहाँ पर राष्ट्रपति ने बहुत सारी उपलब्धियों का जिक्र किया और ये परंपरा भी है। पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश होता है राष्ट्रपति का। इस बार द्रौपदी मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जो है उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने उदाहरण देते हुए खेलों के क्षेत्र में जिस तरीके से भारतीय बेटियां, भारत की महिलाएं लगातार प्रतिमान स्थापित कर रही हैं उसका जिक्र किया। उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा, खासकर द्रौपदी मुर्मू जी का, राष्ट्रपति जी का इस पद पे अधिष्ठान होना ही अपने लिए हमारे देश की एक, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, या पूरी दुनिया एक सामने एक क्लैरिटी कि हमारे देश में टैलेंट और एबिलिटी का ही नर्चर किया जा रहा है, उसी से ही लोग अपने पोजीशंस में आ रहे हैं। और ख़ासकर जैसा आपने कहा वुमेन की जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो सिर्फ ये नहीं कि वो उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है, वो उनके पास कैपेसिटी है। हम सिर्फ उसमें जो रोड ब्लॉक्स थे, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, वो हटाया जा रहा है। और जैसे ही हटाया जा रहा है वो अपने आप में नॉट ओनली दे आर पार्टिसिपेटिंग बट दे आर लाइक बिकमिंग द लीडर्स, एंड वो होना ही चाहिए। जैसे अभी नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स अभी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में करीब 46% बन गया है। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन टू ग्रेटर हाइट्स ले जा रहा है, वो ये इस कदम में एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे। और आप यही देखेंगे, मैं यही कह रहा था कि अभी हमारे राष्ट्र रिपब्लिक डे में जो नए चीज़ों का, नए ऊर्जा का जो विकास हम कर रहे हैं, वुमेन का पिछले साल से ही हम कई, जैसे आप देखे होंगे, आप सिंदूर की बात कर रहे थे, वहाँ पर दुनिया में के लिए सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग चीज़ बन गया था कि हमारे वुमेन, हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स जो डिस्क्राइब कर रहे थे कि क्या सिचुएशन था ऑन द ग्राउंड, इन द एयर, वो थे हमारे 2 वुमेन जांबाज ऑफिसर्स मिलिट्री के। साथ में यही नहीं, जो आप देखेंगे कि जैसे हमारे रूरल इंडिया में जो कामकाज के जो स्रोत चल रहा है, जो वॉश कर्मी है, जो पंचायत लीडर्स हैं, इन सब का इस बारी गणतंत्र दिवस में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये सारी चीज़ें बताता है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट सिचुएशन को बनाने में देश को कितना बड़ा
एक सहायता मिलता है। एक देश में डेवलपमेंट का एक, जिसे कहते हैं हम, जब जीडीपी कहते हैं, जब जीडीपी, सिर्फ जीडीपी का मतलब यही नहीं कि कारखानों से बात हो रही है, बट जीडीपी जब बनता है, जब आगे चलता है, जब जीडीपी, भारत अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, वो इसलिए बन गया है कि हर स्तर से आपको सपोर्ट मिल रहा है जीडीपी को आगे चलने का। एक उसका बड़ा एग्जाम्पल जो राष्ट्रपति जी ने दी डिजिटल इकोनॉमी का, डिजिटल इकोनॉमी के चलते भारत में अभी इस वक्त में जो पेमेंट का जो एक नया आयाम बन चुका है कि हर चीज का पेमेंट, और एक ऑटो रिक्शा से पेमेंट करने के से, सब्जी खरीदने से लेकर कठिन से कठिन कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस भी, शेयर परचेज भी डिजिटल सहारे, डिजिटल मीन्स से बनाया जाता है। ये सब चीजें दुनिया के लिए काफी सरप्राइजिंग है कि भारत में डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक पेमेंट सिस्टम भी एक्सेप्ट किया गया। क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स, बैंक अकाउंट वाले या जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है उनके लिए ही लागू होता था, लेकिन डिजिटल पेमेंट सिस्टम हर आदमी को कोई बैलेंस के बिना एट द लोएस्ट लेवल सक्षम कर देता है, फाइनेंशियल सिस्टम में उनको ला देता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अभी एट स्केल बन चुका है, वॉल्यूम्स में आ चुका है, जिसकी वजह से भारत में स्टार्टअप्स की संख्या, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि हम दुनिया में तीसरे लार्जेस्ट स्टार्टअप सिस्टम बन चुके हैं, और मैं आशा और मेरा भरोसा है कि भारत में ये स्टार्टअप्स बहुत जल्दी वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप सिस्टम्स बन जाएगा। और वो इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो एम्पावरिंग ऑफ द पुअर एंड एम्पावरिंग ऑफ द वुमेन की ये जो दोनों कर्मधाराएं हैं वो एक स्केल में, एक वॉल्यूम्स का एक पोजीशन ले चुका है, जिसकी वजह से भारत में बहुत सारे जिसे कहते हैं सिस्टमिक या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस दिखना शुरू हो गया है। जी जी बिल्कुल। केवी प्रसाद जी, हम जानते हैं कि इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जो झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं, 30 ऐसी झांकियां जो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत की थीम से सुसज्जित हैं, उस पर केंद्रित हैं, उससे प्रेरित हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये झांकियां किस तरह भारत की कहानी को बयां करेंगी आज, और पूरे विश्व में एक संदेश भी, क्योंकि जब हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत। जी, इससे पहले कि जो आपने बात रखी उस पर जाऊं, मुझे सुगमय की बात से याद आए कि इस वक्त भारत की तरफ से हम एक बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं विश्व मंच पे, जिसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे देश में हम जो इसको विकसित कर रहे हैं, इसको विश्व पटल में रख रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयास चल रहा है। और कई राष्ट्रों में, जैसे अभी बात हुई थी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, ताकि जिसे कहते हैं सीमलेस ट्रांजिशन और सीमलेस ट्रांजैक्शन हो राष्ट्रों के बीच, ताकि आपको विशेष वहां का करेंसी ले जाने की आवश्यकता कम पड़े, निर्भर रहे। एक तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ झांकियों की बात है, देखिए झांकी दो किस्म की, एक तो जैसे हमने अभी, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने सामने, ये भारत की राष्ट्र सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। दिखाते हैं कि इन झांकियों के तहत जैसे वो एक है, और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, जो हमारी परंपरागत वेशभूषाएं, और जो विकसित भारत की तरफ का जो एक झांकी हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि 2047 तक हमारा जो लक्ष्य है उसको साधने के लिए, उसको पाने के लिए क्या प्रयास चल रहा है, और कैसे मूलभूत परिवर्तन हो रहा है, जो कि शायद भारत के कुछ नागरिक खुद ही नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, हमें मालूम इस तरह से संज्ञान नहीं ले पाते हैं कि अलग अलग प्रांतों में किस तरह से विकास और जिसे कहते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ के साथ जो हो रहा है, जैसे जिसका जिक्र, जिसकी बात अभी रखी थी राष्ट्रपति जी ने, कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो उसको कैसे दर्शाया जाए, उसके ऊपर किस तरह से अलग अलग प्रयास हो रहे हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सेक्टर्स में। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई चीजें हम पढ़ते हैं, कई बार संज्ञान ले पाते हैं, कई बार हमारे नजर में आती नहीं बातें, और इस वक्त जब आप दर्शाते हैं इसको, ये सिर्फ भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक संकेत होता है कि देखिए भारत के जो विकास गाथा है, भारत की जो विकास की जर्नी है, वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इसमें क्या क्या आयाम
तय हो रहे हैं और क्या क्या अलग अलग जो है हम रास्ता निकाल के अपने आप को इस पथ पे आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, और इस बीच केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया, उसकी घोषणा कर दी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री सम्मिलित हैं। जी हाँ, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता शिबू सोरेन और भारतीय सिनेमा के सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया जाना है। इसी के साथ एक्टर आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 19 महिलाएं हैं। इनमें 6 विदेशी NRI कैटेगरी के लोग शामिल हैं। 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जी हाँ, बात करें शुभमय भट्टाचार्य जी, अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न के बाद सर्वाधिक जो हैं महत्व के ये पुरस्कार हैं, सम्मान हैं। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भागीदारी निभाने वाली और प्रतिमान स्थापित करने वाली हमारी भारत की बेटियों के नाम भी सम्मिलित हैं। और आप खासकर एक चीज देखेंगे, मैं पद्म अवार्ड में एक बहुत नया रोचक बदलाव आ गया है पिछले कई सालों में। भारत रत्न तो अपने आप में एक अलग ही उसकी गरिमा है, साथ में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों ही बहुत बड़े हस्तियों को सम्मान करने का एक कृतज्ञ राष्ट्र का एक सहयोग मिल जाता है। लेकिन पद्मश्री अवार्ड में जब आप, जैसा आपने जिक्र किया, आजकल सबके निगाहें पद्मश्री अवार्ड की तरफ रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि देश के ऐसे कई सारे लोग जो साइलेंट वर्कर्स हैं, जिनकी गिनती नहीं होती थी कि वो किस तरह के काम कर सकते हैं, किस तरह के काम किए हैं। मैं उसमें जैसे एक आध चीज़ों का मैं कल ही जैसे देख रहा था कि एक जो बस कंडक्टर दुनिया के सबसे बड़े एक लाइब्रेरी रेवोल्यूशन का श्रेय हासिल किया कि उन्होंने अपने एफर्ट से एक लाइब्रेरी सबके लिए बनाए हैं। उसी तरह से जैसे नियोनेटल मिल्क के लिए एक रेवोल्यूशन लाई है हमारी एक डॉक्टर ने, हमारी एक महिला डॉक्टर ने। इस तरह की कई सारी अचीवमेंट्स जिनकी गिनती करना बहुत ज़रूरी थे जी, वो सारे हमारे सामने उनकी श्रेय को प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका ये जो वेरी भारत के हर जगह से उनकी जो कीर्तिमान है वो हमारे सामने आ रहा है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। वे प्रसाद जी बता रहे थे कि हम बहुत सारे देश में, बहुत सारी जगहों पे, भारत बहुत बड़ा विस्तृत देश है, हर इलाके के बारे में हर इलाके के लोगों को पता नहीं चलता है। पद्म अवार्ड्स एक वो चीज़ है जो सच में एक पीपल्स अवार्ड के हिसाब से बन गया है कि हर लोगों को इस तरह का अचीवमेंट के सामने, बड़े लोगों के बारे में तो पता चलता है मीडिया के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से पता चलता है, लेकिन ये जो लोग हैं साइलेंट वर्कर्स, इनके बारे में, इनको लाइमलाइट में लाने का काम पद्मश्री अवार्ड्स में इस तरह के जो लोग अनकैप्ड, जिसे कहते हैं, हम कहेंगे सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम जी, इनको सामने लाने का एक बहुत बड़ा रोल कर रहा है। एक और बदलाव आया है केवी प्रसाद जी, और बदलाव ये है कि पहले जो है सरकारें ही तय करती थी कि कौन पद्म पुरस्कारों के लायक है, उस प्रतिमान में कौन जो है फिट बैठता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जो है इस सरकार ने जो है आम लोगों से कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ अलग करके दिखाया है तो आप अपना नाम स्वयं जो है रजिस्टर कर सकते हैं, और सरकार जो है उस पर देखेगी कि आपका जो काम है वो पद्म पुरस्कारों के जो है पैमाने पर कहीं ना कहीं फिट बैठता है या नहीं बैठता है, और उसके अनुसार भी। और इसका लाभ ये हुआ
कि दूर दराज के क्षेत्रों में और ग्रास रूट के वर्कर्स और जो है खेतों खलियानों में काम करने वाले श्रमिक मजदूर तमाम लोग जो हैं अब सामने आ रहे हैं। कहने को तो वो उनका कार्य जो है उस तरीके से सामने नहीं आता है, लेकिन जब उनका श्रम देखते हैं और श्रम का परिणाम देखते हैं वो बहुत बड़ा होता है। उसको भी अब पहचान मिलने लगी है और उनको भी अब चिन्हित करके पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाने लगा है। जी प्रतिबिंब जी, ये एक जिसे कहते हैं पारदर्शिता जो पूरे प्रक्रिया में लाई गई, दिखाई गई, उससे ये हुआ कि आप जैसे आपने कहा कि स्वयं को भी आप अगर आप मानते हैं कि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई ज्यादा दृष्टि नहीं पड़ी लोगों की, समाज की, समाज के कुछ भागों में जरूर उसका बातचीत होती होगी, ऐसे में खुद ना भी करें समाज के लोग आगे आएंगे और कहेंगे, वो मानते हैं कि जैसे आज से मेरे को याद है करीब दशक पहले की बात है जब पहली बार इस तरह की भावना से सम्मान दिया गया किसी एक दूर दराज प्रांत में, वहां पे मोटरसाइकिल पे एम्बुलेंस एक व्यक्ति ने तैयार किया, क्योंकि वहां पे गांव में ना तो सड़क ठीक थी और कठिन रास्ते थे, तो पगडंडियां थी, तो उसके लिए अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसको नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस के एक जिसे कहते हैं इनोवेटिव आइडिया था उस सज्जन का, और मुझे याद है उनसे यहाँ दिल्ली में जब वो आए थे गणतंत्र दिवस के बाद जो राष्ट्रपति के यहाँ एट होम होता है वहां पे उनसे मुलाकात हुई। तो आप जानते हैं जैसे मैंने शुरुआत में कही बात ये भी कि कई प्रांतों में इतना कार्य हो रहा है कि हमारी दृष्टि उस पर नहीं जाती या नहीं पड़ती और मीडिया में नहीं आ पाते या किसी भी तरीके से उनके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर उनको हम सम्मानित करते हैं तो बहुत जिसे कहते हैं सबके लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं कि ऐसे कार्य करने वालों को भी आज राष्ट्र उनको याद करके अपनी कृतज्ञता उनके लिए रख रहा है। बिल्कुल सुभमोई जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही वेलकम स्टेप है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन अब डायरेक्ट है, किसी के थ्रू भी नहीं है, डायरेक्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप में वो कुव्वत है, आपने देश के लिए कुछ किया है या कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसे बता सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। इससे बड़ी पारदर्शिता और ये गणतंत्र का एक बहुत ही सुंदर रूप भी है, क्योंकि गणतंत्र में गण यानी कि लोग यानी कि लोक यानी कि हम भारतवासी, हमारी अपनी जो भागीदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत में वासी जो है वो ज्यादा प्रमुख है, उन्हीं वासियों से बनता है भारतवर्ष। सुभमोई जी, 1930 के पूर्ण स्वराज से लेकर 1950 के संविधान तक ये तारीख हमें बताती है कि आकांक्षा जो है वो कैसे एक संस्था का रूप लेती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 1950 से लेकर अब तक जब देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज की युवा पीढ़ी के लिए ये किस तरह का संदेश है, क्या सबसे बड़ा सबक है 1950 से अब तक की? अगर हम गणतंत्र की यात्रा को देखें तो भारत क्या मैसेज देता है इस पूरी दुनिया के लिए भी? बिल्कुल, अगर आप गणतंत्र दिवस का एक और जो इवेंट है जो गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले होता है वो है नेशनल वोटर्स डे। जी बिल्कुल, अगर हम इसके साथ बिल्कुल इसके साथ अगर आप जुड़े तो आप देखेंगे आप जो यूथ पार्टिसिपेशन की आप जो बात कर रहे हैं उसका एक बहुत गरिमामय छवि हमारे सामने आता है। वो कैसे? क्योंकि कल जैसे हर प्रांत में कई सारे कार्यक्रम किए गए, वोटिंग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं, एक पॉलिटिकल राइट के हिसाब से लोगों में समझ आया। और ये खासकर जो 18 साल की उम्र में आ रहे हैं, जो नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको इंटरेस्ट करने का दायित्व सिर्फ एक जैसे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही नहीं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी होनी चाहिए। और वही उसी का ही दिशा था कि जैसे कई जगह पे साइकिल रैलीज, बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारी चीजें का तैयारी किया गया और सारे का फोकस वही था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स यूथ को किस तरह से इस चीज में अपने संवैधानिक अधिकार को समझने की पहली जो कार्यक्रम है, पहला जो स्टेप है वोटिंग करना, उसके तरफ प्रोत्साहित करना। मैं मानता हूं कि अगर आप उस तरह का चीज करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स जो रहता है कि वो कंस्ट्रक्टिव चीजों में अपना ख्याल दे, अपना समय दे, अपना इंटरेस्ट लगाए, तो वो आगे का चीज भी बहुत पॉसिबल हो सकता है। हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, हम बाकी सारे जो बहुत सारे नए नए जो पहल हो रहे हैं उसके तरफ आकर उनकी चर्चा कर रहे थे। वो सारी चीजें यूथ के लिए बनता है जब उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये एक स्टेट है जहां पे मेरा कुछ वैल्यू है, जहां पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं
तो वो कंट्रीब्यूशन वोटिंग में एक बहुत बड़ा एक चिन्ह बन के सामने आता है। वोटिंग सिर्फ यही नहीं होता है कि हम वोटिंग कर दिए और वोटिंग करके निकल गए, लेकिन वोटिंग, उसमें इंडेलिबल इंक लगना, उसके जो रिजल्ट्स बनते हैं सामने, ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग संविधान को लागू करने का ये जो है एक बहुत ही बड़ा पर्व मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में जो है, जो कि आधुनिक देश कहे जाते हैं, ताकतवर देश कहे जाते हैं, वहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलनों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है, जैसे ही आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, उसमें ही जो है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दे दिया था। यानी कि यहाँ जो सोच है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि हम जो है प्राचीन काल से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले देश हैं, और यही हमें दिखाता है कि आज़ादी के तुरंत बाद हमने महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया। और खासकर अगर आप देखेंगे, अभी जैसे भारत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे मुझे जाने का मौका मिला था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम। कि भारत में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं का खासकर उस म्यूजियम में दर्शाया गया है कि जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मदर्स जो 16 महिलाएं उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पार्टिसिपेट किए, और वो सारे अपने आप में बहुत कीन एंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त। उनके रोल को रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि वो दोज लेडीज ने एक बहुत उनके रोल से ही भारत में बहुत सारे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो बहुत सारे जो स्टेप्स, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए, वो उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। साथ में अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे जगह से आकर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे जो दिग्गज थे उन सब की बात करें, तब देखेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट नहीं, लोगों के जिसे कहते हैं जीवन यात्रा में कितना सपोर्ट दे सकते हैं, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कई बार कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे देश में हमारे चारों तरफ में कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली हर दशक में लिखा जाता है और फिर उसको तोड़ा जाता है। लेकिन भारत की कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक, जिसे कहते हैं, एक स्टैंडर्ड बन चुका है, और बहुत सारे देशों में इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूपरेखा, इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रक्चर है, वो अडॉप्ट कर लिया गया है। अभी हम कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा अभी हम सेलिब्रेट कर रहे थे 50 साल का केशवानंद भारती केस, 1975 के जस्ट पहले ये केशवानंद भारती केस आया था, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को इसमें इजहार किया गया था। बहुत ही मायने रखता है। तो इन सभी चीज़ों का उस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम में घूमते वक्त मुझे दिखाई दे रहा था, और ये सारी चीज़ें यूथ को समझाने के लिए बहुत बड़ी साकार स्टेप्स है। बहुत सारे एक्सेप्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को आगे ले जाने में किस तरीके का कामकाज किया गया है, किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम्स को डेवलप किया गया है, और किसको उसने सपोर्ट दिया है, ये बहुत बड़ी चीजें बन जाते हैं। जी बिल्कुल शुभमोय जी, ये वो देश है जो कहता है कि यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। केवी प्रसाद जी, क्योंकि इस देश में तो शुरू से ही, प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही महिलाओं की पूजा की जाती रही है, उनको देवता तुल्य माना जाता रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से पिछले दिनों में, अगर हम मौजूदा सरकार की बात भी करें, 27 साल से अटका हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को जो संसद में आरक्षण की बात करता है, उसे जो है उस पर मुहर लगाई गई। महिलाओं के हक, उनके हुकूक के लिए, और जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, वो चीज़ अब कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी है। विमेन लेड डेवलपमेंट, जब हम नेशन की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो महिलाओं के नेतृत्व में हो, और उसके नेतृत्व में होगा, और वो इकोसिस्टम जो है वो हमें बनाना होगा। इस दिशा में देश बढ़ रहा है। जी, जैसे जब प्रतिबिंब जी बात रख रहे थे, मुझे याद है कि जब भारत का संविधान बन रहा था, इस पे जब बहस हुई थी,
और भारत उस वक्त पश्चिमी देश जो अपने आप को विकसित ही बताते हैं, डेमोक्रेटिक बताते हैं, उनके यहाँ कई राष्ट्रों में तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। और भारत के जो संविधान के रचयिता थे, उन्होंने इसकी दूरदर्शिता समझी है कि समानता वहीं से प्रदान की कि भारत के हर नागरिक, जो कि उस वक्त 21 साल जो वयस्क थे, तो जब 21 साल के हो जाते हैं उनको एक वोट देने का अधिकार, एक आदमी, एक व्यक्ति का एक वोट, और सबका समान अधिकार, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रारंभ से लेकर भारत जो है, भारत की जो सोच है महिला प्रधान को, जिसकी बात आज हम आगे चल के कह रहे हैं, तो महिलाओं को, और आज जब 50% हमारी जो जनसंख्या है अगर महिला है, तो उसके लिए आगे कैसे लें, और जिसे आपने बात कही वुमेन लेड डेवलपमेंट, क्योंकि विकास के लिए 50% जो हमारे भागीदार हैं उनको आप पीछे नहीं रख सकते किसी। जी हाँ, और हम तो बता दें कि आज देश जो है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस का एक बड़ा आकर्षण रहती है परेड। इस बार की परेड में क्या कुछ विशेष रहने वाला है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। Celebrations also include around 2,500 artists in the presentation and the participation of approximately 10,000 Republic Day commemorates the coming into force of the Constitution of India on 26 January 1950, marking the establishment of the Republic and the beginning of constitutional governance in independent India. This year's 77th Republic Day is being observed around the theme 150 years of Vande Mataram, placing the national song at the center of the celebrations. The Republic Day parade at Kartavya Path brings together ceremonial tradition and cultural expression, featuring 30 tableaux presented by states, union territories and central ministries under the themes Swatantrata Ka Mantra Vande Mataram and Samriddhi Ka Mantra Atmanirbhar Bharat. The celebrations also include around 2,500 artists in the presentation and the participation of approximately 10,000 special guests from diverse walks of life, reflecting inclusivity. Together, these elements underscore the enduring constitutional vision of India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. केवी प्रसाद जी, आत्मनिर्भर भारत, ये इसका भी जो है बहुत जोर रहने वाला है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो उसमें भी देश के अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न जो हैं समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी कुछ आह्वान करते हैं तो हमने देखा कि देश हाथों हाथ लेता है, देश उनकी बातों को मानता है और जो वो चाहते हैं उस मार्ग पर, उस राह पर चलने लगता है। तो ये जो विश्वसनीयता होती है किसी के नेतृत्व की, किसी के व्यक्तित्व की, वो कितनी विशेष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि देखिए अगर विश्वास है और लगातार तीसरी बारी जब उनकी सरकार का गठन किया गया तो इससे ये साफ है कि लोगों का अटूट विश्वास है उनके और उनके जो कार्यशैली है और उनके आह्वान पर। जैसे आपने बात की, अगर आप चले 2014 में जब उन्होंने स्वच्छ भारत का परिकल्पना रखी थी तो उस वक्त लोग काफी इसमें सोचते हैं कि इतनी बड़ी पद से इस तरह की बात क्यों की गई। खुद उसकी बात आलोचना, खुद एक बार उन्होंने बात रखी कि आलोचना होने लगी, लेकिन जब कायाकल्प शुरू हुआ और जन भागीदारी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक वो है कि प्रधानमंत्री हमेशा जन भागीदारी की बात करते हैं, क्योंकि जब तक जनता इतनी बड़ी, इतने विशाल देश में अपार जो हमारी जनसंख्या है, जब तक वो प्रोत्साहन ना पाए और वो इसके साथ नहीं जुड़े तो कोई भी कार्यक्रम सरकार जितना भी प्रयास कर ले वो सफल नहीं हो पाता। सरकार एक सीमित दायरे तक अपना कार्य कर सकती है क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो इसमें लगाती है, लेकिन जब तक जनता का समूह इसके साथ नहीं जुड़ता तो उसी तरह आपने अभी बात रखी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इसलिए भी है कि पिछले आधे दशक से ज्यादा, खासकर कोविड के बाद पूरे विश्व में एक तरह से बात हुई कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन जिसे हम बात करते हैं उसके लिए भारत एक अच्छी जगह है, एक अच्छा स्थान है। साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि जो हमारे अर्थव्यवस्था है
उसमें हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका बेस बहुत कम है। शायद अगर सर्विसेज सेक्टर में 50 से ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो कि असामान्य है, और मैन्युफैक्चरिंग का शायद 20 से भी कम होगा। शायद सुमो में इसका अगर आंकड़े ठीक बता पाए, तो कोई भी राष्ट्र को अगर विकसित होना है तो उसके लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस आगे बढ़ना है, और उसके लिए आत्मनिर्भरता, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे सैन्य जो जितने जनरल्स थे उन्होंने ये बात रखी कि आत्मनिर्भरता की वजह से हुआ कि काफी कुछ हम स्वदेशी निर्मित वस्तुओं के साथ, जो हमारे हथियार थे, जो हमारे पूरी प्रणाली है, उससे हम ऑपरेशन सिंदूर के जो परिणाम देखें। तो इसलिए आत्मनिर्भरता एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और पूरा जिसे है कि पूरा राष्ट्र इसके साथ जुड़ के चलेगा तो एक आत्मनिर्भर भारत का उजागर होगा। बिल्कुल केवी प्रसाद जी, आत्मनिर्भरता के साथ पूरे राष्ट्र की एकजुटता और नेतृत्व में विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी गणतंत्र के सक्सेसफुल चैप्टर के लिए। शुभमोई जी, 2047 तक हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और उसी दिशा में अग्रसर हैं। हमारा हर एक स्टेप, हमारा हर काम, हमारी सोच, सब कुछ उसी ओर जा रही है। ऐसे में जिस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं या नेतृत्व में विश्वास की बात कर रहे हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा नेशन जो विकसित है, जो संपन्न है, जो आत्मनिर्भर है और न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दुनिया को एक दिशा दिखा रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है, एक मैसेज दे रहा है। ऐसे में ये सारी चीज़ें, चाहे वो नेतृत्व में विश्वास हो, आत्मनिर्भरता की संकल्पना को साकार करना हो, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी नज़र में? आज खासकर राष्ट्रपति ये रिपब्लिक डे में जो हमारे जो दोनों चीफ गेस्ट्स हैं, उनका प्रेजेंस ही हमें बताता है कि हम किस तरीके से एक दुनिया के साथ एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपब्लिक डे में दूसरे पहले भी चीफ गेस्ट्स आए हैं, लेकिन यूरोप के 26 देशों के जो प्रतिनिधित्व एक साथ में हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्कर है। और इसीलिए सिर्फ देखेंगे, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी कई ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर में, हर मीडिया एंगल में इस पर टिप्पणी किया गया है, इस पर कमेंट्री, इस पर हर तरीके का कमेंट्स आ रहे हैं। और क्योंकि ये भारत का और यू का एक जो गठबंधन है वो अपने आप में वेरी डिफरेंट है, इसीलिए ये अपने आप में ही दिखाता है 2047 की तरफ हम जब अग्रसर हो रहे हैं तो कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं। उनका भी इधर आना, और सिर्फ इधर आना ही नहीं, डावोस में ही उर्सुला वॉन डर लेयन ने अनाउंस की थी कि हम इसके बाद ही हम जाने इंडिया में, जहाँ पे हम ये ट्रेड डील साइन करेंगे। भारत में ट्रेड डील साइन करना सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम लो है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को उस पर बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है कि हमारे लिए कितना इस पर भरोसा का चीज़ बनता है, किस लिए इन पर क्या शंकाएं, क्या आपत्तियां हैं। तो सभी चीज़ों को देखते हुए ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है। दूसरी तरफ अगर आप जी हाँ, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं शुभमोई जी, और इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखने वाली है। किस रूप में झलक दिखेगी, एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे और आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है हर क्षेत्र में, और इसकी झलक आज हमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी दिखाई देने वाली है। आइए एक नज़र डालते हैं।